मैं विकास कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में और ट्रांसफार्मर के पार्ट की, उनमें कौन कौन सा पार्ट लगा होता है, उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्टों के बारे में ज्यादा नॉलेज करते हैं। 6 से 7 8 पार्ट बता देता हूं मैं आपको, जिससे पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, हर पार्ट के बारे में हम आपको छोटा सा जो भी है उनके बारे में, कितना भी छोटा पार्ट है उसके बारे में हम आपको कुछ ना कुछ बता देंगे। बट जो मुख्य पार्ट है उनके बारे में हम थोड़ा ज्यादा डिफाइन करेंगे कि इस पार्ट का कार्य क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर जो हमारा है। तो ट्रांसफार्मर कार्य क्या करता है? ट्रांसफार्मर हमारा करता है कि वोल्टेज को अप या डाउन करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट, मतलब ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रांसफार्मर का मुख्य आधार है, तो वो क्या होता है? चैनल बेस। क्या होता है? चैनल बेस, आधार, जो उसका ट्रांसफार्मर का आधार होता है। ठीक है, तो आप उसको समझते होंगे, आपने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर के नीचे जो क्षैतिज जो पाइप लगा होता है या रॉड टाइप की होती है, तो वो होता है हमारा उसका ट्रांसफार्मर का बेस। तो चलिए बेस के बारे में तो हम भाई उसका वो बाहरी अंग है, बट हम डायरेक्ट बात करते हैं टैंक। क्या? टैंक। तो चलिए लिखते हैं ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट्स। क्या? ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट्स। ठीक है, चलिए ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बता देते हैं, फिर उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहला मुख्य पार्ट आता है टैंक। क्या आता है? टैंक। टैंक हो गया। दूसरा क्या हो गया? उसका टैंक का जो होता है वो ढक्कन भी। ठीक है, उसके बारे में भी हम बोल देंगे क्या होता है टैंक का ढक्कन। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया, इसके बारे में हम जरूर जान लेंगे इसमें लगा क्या क्या होता है। ठीक है, जो दूसरा है, अब वो टैंक हो गया, उसके अंदर तो ऑयल होगी। अब दूसरी बात आती है कोर। ठीक है, कोरे। तीसरी बात आती है, अब हमारा इतना हो गया, अब आती है बुशिंग। क्या आती है? बुशिंग। हम आपको बता देंगे जो वाइंडिंग है इसमें कोरे, और दूसरा हो जाएगा वाइंडिंग भी हम बात कर लेते हैं, वाइंडिंग की भी। ठीक है, हम इसके बारे में भी बता देंगे वहां पे। अब चौथी बात आती है, जब बुशिंग हो गया तो चौथी देखो, टैंक हो गया, कोरे हो गए, बुशिंग हो गई। अब बात आती है, जैसे कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक ठीक है, तो एक बात आती है, हमारा होता है ब्रीदर। क्या होता है? ब्रीदर। फिफ्थ नंबर अब हम बात करते हैं, तो जो ब्रीदर होता है उसके जो जिसमें ब्रीदर लगा होता है उसके पहले होता है कंजर्वेटर। क्या होता है? कंजर्वेटर। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम 6 नंबर वेंट पाइप की, वेंटिलेटर पाइप की, वेंट पाइप की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 7 नंबर रेडिएटर की। 8 नंबर हम बात करते हैं जो हमारा सूचक यंत्र होता है। क्या होता है? जो हमारा सूचक यंत्र होता है, जिसके बारे में हम बहुत, मतलब अब वो कौन कौन से सूचक यंत्र हैं। एक हो गया प्रेशर, मतलब दाब वाला सूचक यंत्र। क्या हो गया? दाब। मतलब एक हो गया तापमान सूचक है, एक हो गया दाब सूचक। तापमान, अब इसको बोलते क्या है? आप तापमान समझो टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेम्परेचर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। ठीक है, अब 9 नंबर जो हमारा हो गया वो हो गया दाब सूचक। क्या हो गया? दाब सूचक। और 10 नंबर की भी हम बात कर ले तो देखो, हमारा रेडिएटर हो गया, विंड पाइप हो गया, कंजर्वेटर हो गया और ब्रीदर हो गया। अब इसमें एक हमारा बुकोल्ज रिले नाम का लगा होता है, तो ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि बुकोल्ज रिले हमारी होती क्या है। ठीक है, और जो यहाँ से दाब सूचक, तापमान सूचक हो गया, रेडिएटर हो गया, विंड पाइप हो गया, कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुशिंग, कोरे और टैंक। देखो ये तो डबल हो गए, ये भी डबल हो गए। बुशिंग, ब्रीदर, कंजर्वेटर, विंड पाइप, आधार हमने आपको बता ही दिया। अब केवल अगर हम बात अगर करते भी हैं तो बुकोल्ज रिले। क्या? बुकोल्ज रिले। यहीं पे हम 10 नंबर लिख देते हैं। एक क्या 10 नंबर हमारा होगा? बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले का कार्य क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं।
टैंक हमारा सबसे मुख्य पार्ट है ट्रांसफार्मर का। क्या है? सबसे मुख्य पार्ट है ट्रांसफार्मर का। जब सबसे मुख्य पार्ट ट्रांसफार्मर का है तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है, यह एक स्थैतिक ढांचा है हमारे ट्रांसफार्मर का। क्या है? स्थैतिक ढांचा। जब ये स्थैतिक ढांचा है तो इसमें कार्य क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? तो टैंक में हमारा एक मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल भरा जाता है। क्या होता है? मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल। क्या? सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, इस टैंक के अंदर भरा जाता है और इसमें कोरों के जो वृत्ताकार, या हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो वाइंडिंग है तो उन कोरों में वाइंडिंग करते हैं, तो वो वाइंडिंग उन कोरों सहित तो इस टैंक में रखी जाती है। ठीक है, तो टैंक का मुख्य कार्य, और जो ढक्कन होता है ये हमारे टैंक की जो चादर बनी होती है, चारों तरफ का जो घेराव किया जाता है जिस प्लेट से, उस प्लेट में इस जो ढक्कन बना होता है इसमें कम से कम उससे 4 से 5 mm ज्यादा मोटी परत बनाई जाती है। मतलब मोटा चद्दर, इस टैंक से ज्यादा मोटी चद्दर इस ढक्कन की होती है, उससे 4 से 5 mm एक्स्ट्रा। ठीक है, तो टैंक का आपका मुख्य कारण पता चल गया। अब बात आती है हमारा कि कोरे क्या हैं। कोरे हमारी एक, या तो हमारे आप समझ लीजिए सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, या सॉफ्ट आयरन की भी बनाई जाती है। क्या? सॉफ्ट आयरन की भी बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन स्टील की ही बनाई जाती है। ये हमारी लैमिनेटेड होती हैं, और जो हमारी वाइंडिंग होती है ये हमारी कॉपर की बनी होती है। क्या बनी होती है? वाइंडिंग हमारी कॉपर की बनी होती है। वाइंडिंग का मुख्य कार्य होता है, ये कोरों में क्या होती है? वाइंडिंग, जो हमारी वाइंडिंग है ये हमारी क्या बनी होती है? कॉपर की। अब इनका वाइंडिंग का कार्य होता है, कोरों में लपेटा जाता है वाइंडिंगों को, और वाइंडिंग को कुछ वाइंडिंग करके उनके बीच में लेमिनेशन भी करते हैं। जो हमारा विद्युत रोधी मटेरियल होता है उसका भी यूज किया जाता है कोरों में वाइंडिंग करते समय। ठीक है, अब हमारी बात आती है बुशिंग कि हमारा बुशिंग है क्या? बुशिंग या आप ये समझिए कि बुशिंग के जो बुशिंग होती है वो हमारा चीनी मिट्टी और कांच का एक पदार्थ मिलकर बनाया जाता है जिससे हम बुशिंग का निर्माण करते हैं। और बुशिंग का मुख्य कार्य यह है कि वह डायरेक्टली किसी वायर द्वारा करंट को एब्जॉर्ब करते हुए वाइंडिंग तक पहुंचाने का कार्य बुशिंग का होता है। क्या? बुशिंग के द्वारा, बुशिंग के जो बीचों बीच राड लगी होती है वो हमारी एल्यूमिनियम की होती है। वह एल्यूमिनियम की राड के द्वारा वाइंडिंग तक करंट पहुंचाती है। और बुशिंग का एक इनपुट में, अगर इनपुट है हमारा, तो इनपुट में अगर लो वोल्टेज हम दे रहे हैं तो हरदम बुशिंग हाई वोल्टेज के आधार पर लो वोल्टेज वाली बुशिंग छोटी होती है। और जब यदि हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं और लो वोल्टेज ले रहे हैं तो हाई वोल्टेज की तरफ बुशिंग बड़ी लगी होंगी और लो वोल्टेज की तरफ हरदम बुशिंग छोटी लगी होंगी। तो ठीक है, बुशिंग का कार्य क्या होता है? वोल्टेज या करंट को, या नहीं, वोल्टेज और करंट को, ठीक है, वोल्टेज और करंट को कहां तक पहुंचाना? वाइंडिंग तक। क्या? वाइंडिंग तक। अब कौन सी वाइंडिंग में पहुंचाना? देखो, जब बुशिंग हमारी इनपुट पे रहेगी तो फर्स्ट वाइंडिंग पे, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग पर उसको वोल्टेज और करंट को पहुंचाना है। जब सेकेंड वाइंडिंग पे, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमारा करंट होगा या करंट वोल्टेज होगा तो वो हमारा बुशिंग पर पहुंचाएगा। ठीक है, तो वो आउटपुट पर सेकेंडरी वाइंडिंग से बुशिंग पर पहुंचता है, और जो इनपुट होता है वहां से बुशिंग से इनपुट पर, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग पर पहुंचता है। ठीक है, तो जब इनपुट होगा तो प्राइमरी पर जाएगा, और जब सेकेंडरी होगा तो वो सेकेंडरी से बुशिंग पे जाएगा, आउटपुट पर बुशिंग पे जाएगा। क्या? आउटपुट पर सेकेंडरी से बुशिंग पे जाएगा। और इधर क्या होता है? इनपुट पे बुशिंग से प्राइमरी पर जाता है। क्या? बुशिंग से प्राइमरी पर जाता है। इनपुट पे बुशिंग से प्राइमरी पर जाएगा, बट सेकेंडरी से
बुशिंग पर जाएगा तो वो होता है आउटपुट, ये होता है इनपुट, ठीक है। तो बुशिंग हो गया। अब आती है हमारी ब्रीदर। अब यहां से यहां तक बहुत हमारे इंपॉर्टेंट टाइप रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये। तो ब्रीदर हमारा क्या होता है? ब्रीदर एक हमारा मनुष्य की भांति नाक का कार्य करता है। क्या? नाक का कार्य करता है ब्रीदर। जैसे हम सांस लेते हैं तो जो हमारे धूल के कण होते हैं तो वो हमारे अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी तरीके ब्रीदर जो होता है वो ड्राई गैस के लिए यूज किया जाता है। इसमें सिलिका जेल भरा होता है जो हमारी नमी को, वायु से नमी को सोख लेता है और ड्राई गैस अंदर जाने देता है, ठीक है। ब्रीदर यही कार्य करता है। अब इसमें जो सिलिका जेल भरा होता है वो क्या करता है? नमी को वायु से सोख लेता है। अगर ब्रीदर नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर को हानि पहुंचेगी, जिससे ऑयल भी खराब होगा और वाइंडिंग जल सकती है, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है। नहीं तो भाई अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर ब्रीदर का हम प्रयोग ही ना करते, ठीक है। अब आता है हमारा कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का मुख्य कार्य होता है कि जब हमारा टेम्परेचर टैंक के अंदर का ऑयल इतना हाई होता है कि जब ऑयल का आकार बढ़ने लगता है तो वो टैंक के ढक्कन से एक पाइप ज्वाइंट होता है जो कंजर्वेटर पर ज्वाइंट होता है। तो वो कंजर्वेटर पर जब ऑयल का आकार बढ़ता है तो कंजर्वेटर पर जब ऑयल चढ़ने लगता है तो कंजर्वेटर पर पहले से आधा, कम से कम जितना टैंक में अगर जितना भी ऑयल होता है उसका 10 से 12% हमारा कंजर्वेटर पर ऑयल रहता है। 10 से 12% कंजर्वेटर पर ऑयल रहता है। मतलब कंजर्वेटर जितना भी आकर, और कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर हरदम रखा जाएगा तो क्षैतिज पर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? क्षैतिज पर रखा जाएगा। और ट्रांसफार्मर के ढक्कन के ऊपर ही कंजर्वेटर रखा जाएगा। आप ये मत समझिए कि कभी कंजर्वेटर हमारा ट्रांसफार्मर के साइड में हो जाए, कभी नहीं हो सकता। साइड में कभी नहीं हो सकता, रखा जाएगा हरदम ऊपर ही रखा जाएगा। तो कंजर्वेटर का कार्य यही है कि ट्रांसफार्मर पर जब ऑयल का टेम्परेचर हाई होता है तो वो ऑयल कंजर्वेटर पर चला जाता है, और जब ऑयल ठंडा हो जाता है या ट्रांसफार्मर ठंडा होने लगता है तो वही कंजर्वेटर से ऑयल नीचे टैंक पर फिर उपस्थित हो जाता है, फिर अपनी पुनः जगह ले लेता है। तथा दूसरा कार्य इसका यह है कि जब हमारा तेल में कुछ ना कुछ तो ऑक्सीकृत होगा ही, जब टेम्परेचर हाई होगा तो कुछ ना कुछ उससे ऑयल उड़ेगा, और उड़ने के बाद उड़ेगा कहां से? अब जाता है कंजर्वेटर से, गैस रिलीज होती है वहां से, तो कुछ ना कुछ ऑयल कम होगा तो वो ऑयल कम की पूर्ति कंजर्वेटर करता है। इसीलिए कंजर्वेटर पर हम अपना 10 से 12% ऑयल भर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कंजर्वेटर का आप कार्य समझ गए क्या कार्य होता है। अब बात आती है वेंटिलेटर पाइप। वेंटिलेटर पाइप होता क्या है? वेंटिलेटर पाइप का बहुत बड़ा महत्व। वेंटिलेटर पाइप अगर ना हो तो ट्रांसफार्मर को सबसे ज्यादा हानि पहुंच सकती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर फट भी सकता है। क्योंकि जो गैसें हमारी गर्म गैसें तीव्र गति से निकलती हैं, अगर हमारा विंड पाइप नहीं लगा होगा तो वो गैसें नहीं निकल पाएंगी और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है। तो विंड पाइप का मतलब यही है कि इसमें एक विंड पाइप जो होता है तो वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के ढक्कन से जुड़ा होता है, उसका पहला सिरा, और वो पाइप होता है वृत्ताकार। तो वो विंड पाइप का पाइप जो होता है तो पहला सिरा ट्रांसफार्मर के ढक्कन से जुड़ा होगा और दूसरा कांच के एक जार से, ठीक है। जब उसमें तीव्र गति से गैसें उत्पन्न होती हैं तो वो विंड पाइप के पास पहुंचती हैं, और जब ज्यादा लोड हो जाता है, ज्यादा दाब पड़ता है तो वो विंड पाइप की जो हमने कांच का जार बताया वो क्या हो जाता है? फूट जाता है और गैसें बाहर निकल जाती हैं। अब आती है रेडिएटर की बात। क्या होता है? कांच का जार लगा होता है। क्या लगा होता है? कांच का जार। अब आ जाती है रेडिएटर की बात। रेडिएटर क्या होता है? ये एक हमारा कूलिंग का कार्य करता है। ये हमारे बड़े पावर ट्रांसफार्मरों में लगा होता है, यहाँ पे जीएसएस वगैरह होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे सिंगल फेज डबल फेज पर, यहाँ पे गांव घरों की बिजलियों पर बिजली जहां से दी जाती है ट्रांसफार्मर वहां पर नहीं लगा होता है रेडिएटर। ये कूलिंग का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है? रेडिएटर जो हमारा होता है वो क्या करता है? कूलिंग का कार्य करता है। क्या? कूलिंग का कार्य करता है। कूलिंग का कार्य करता है। अब बात आती है तापमान सूचक। तापमान, जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर के ऑयल का तापमान अधिक हो जाता है तो तापमान सूचक लगाया जाता है जो इंडिकेट करता है, ठीक है। जो दाब सूचक है जब ट्रांसफार्मर के अंदर, ये इस वेंट पाइप पर ही यूज होता है, ठीक है। तो जो दाब सूचक होता है जब ट्रांसफार्मर के अंदर का तापमान अधिक हो जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर का तापमान अधिक हो जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर का तापमान अधिक हो जाता है, ठीक है। मान अधिक होने पर
अब बात आती है दाब सूचक। जब गैसें ट्रांसफार्मर के अंदर जब बहुत तीव्र से उत्पन्न होती हैं तो जब प्रेशर पड़ता है तब दाब सूचक हमारा वेंट पाइप को इंडिकेट करता है और उसका ढक्कन खुल जाता है, जिससे वो गैसें जाके वेंट पाइप से पहले मुख के द्वारा कांच के जार में जाती हैं और कांच का जार फट जाता है और दाब सूचक के लिए इंडिकेट भी होता है। अब हमारी बात आती है बुकोल्ज रिले की। ठीक है, अब आती है हमारी किसकी बात, बुकोल्ज रिले की। ठीक है, बुकोल्ज रिले जो है तो ये हमारा 500 किलोवाट एम्पियर के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। ये हमारा टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है। ये हमारा एक प्रकार का अलार्म होता है कि यह तेल तथा गैस की हलचल को जब तीव्र गति से ऊपर जाता है या नीचे आता है तो तीव्र गति की हलचल को यह अलार्म करता है और ट्रांसफार्मर में कट कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर हमारा बंद हो जाता है और फटने से बच जाता है। यह एक प्रकार का बुकोल्ज रिले हमारा किस प्रकार का कार्य करता है, अलार्म टाइप का। ठीक है, तो 500 किलोवाट एम्पियर के ऊपर ही ये बुकोल्ज रिले का प्रयोग होता है हमारा। तो चलिए, हमारे ट्रांसफार्मर के पूरे पार्ट हो चुके हैं और दो चार पार्ट और हैं, तो उनके बारे में कुछ आधार हमने आपको बता दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने पार्ट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो पेपर में इससे ज़्यादा बढ़ के और कुछ नहीं आना है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कृपया कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि हमें क्या समझ में नहीं आया। हमने एक एक चीज़ बिल्कुल डिफाइन कर दी, बट अब ऐसा तो है नहीं, स्कूल में भी कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है, लिखाया भी जाता है। तो मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ, आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि अगर आपको इतने पॉइंट आ गए तो आप 2 से 3 पेज भर सकते हैं, कहीं नहीं। तो अब देखो, यहाँ से हम कोरों से तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बुशिंग वगैरह है तो इनसे कंजर्वेटर है, वेंट पाइप है, रेडिएटर है, ये सब देखो। वेंट पाइप है, तापमान सूचक, दाब सूचक, ये हमारा किस प्रकार का कार्य करते हैं, आखिरकार एक अलार्म टाइप का ही कार्य करते हैं कि दाब सूचक जब ज़्यादा गैसें उत्पन्न हो जाएंगी, जब ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो दाब सूचक अलार्म बच जाएगा। तापमान जब टेम्परेचर हाई होगा तब अलार्म बच जाएगा। वेंट पाइप है, कांच का जार फट जाएगा, जिससे तीव्र गति की जो गैसें जब जो उत्पन्न होती है वो बाहर चली जाएंगी, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर फटने से बच जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, बुकोल्ज रिले और किसके बीच में, कंजर्वेटर और टैंक के बीच में लगी होती है। तो चलिए, टाइम हो चुका है। ठीक है, बाय, लव यू फ्रेंड्स।